साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर एग्जाम प्रेप यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है सोशलाइजेशन, सामाजिकरण। साथियों, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सारे टीचर्स एग्जाम पूछे जाते हैं, चाहे वो केबीएस हो, एनबीएस हो, सीटेट हो, यूपीटेट हो, चाहे फिर भी किसी भी टीचिंग्स एग्जाम हो। साथियों, आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और साथियों इस टॉपिक से लेकर क्वेश्चन सीटेट में एक या दो क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं, इसलिए साथियों इस टॉपिक को अवश्य अच्छी तरीके से पढ़िएगा। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सोशलाइजेशन। साथियों, सामाजिकरण, इसको हिंदी में कहते हैं सामाजिकरण। सामाजिकरण समाज से मिलकर बना होता है और जो समाज शब्द है ना, वह संस्कृत के सम धन अज दो धातुओं से मिलकर बना होता है। साथियों, इसमें सम का अर्थ होता है इकट्ठा और अज का अर्थ होता है साथ रहना। साथियों, इस प्रकार समाज का अर्थ हो जाता है इकट्ठा साथ रहना। जब एक या एक से अधिक लोग एक साथ रहते हैं तो उसको समूह या समाज कहते हैं। ठीक है साथियों। साथियों, अब हम समझेंगे सामाजिकरण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। साथियों, जब बच्चे का जन्म होता है तो वह सर्वप्रथम एक समाज का हिस्सा बनता है और समाज से पहले बच्चा परिवार का हिस्सा बनता है। अब हम देखते हैं साथियों कि परिवार में जिस तरीके के बच्चे का सोशलाइजेशन होगा वह डिपेंड करता है उसके पालन पोषण पर। जिस प्रकार से बच्चे को खाना दिया जाएगा, जिस प्रकार से बच्चे को खाने में न्यूट्रिशंस दिए जाएंगे और बच्चे के परिवार का माहौल कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अगर बच्चे के परिवार का माहौल अच्छा है तो बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है ना। और बच्चे का परिवार का माहौल अच्छा नहीं है तो बच्चे का सोशलाइजेशन अच्छा नहीं होगा और जब सोशलाइजेशन ही अच्छा नहीं होगा तो बच्चा आने वाले समाज में अच्छी तरीके से इंटरेक्टिंग हो पाएगा, मतलब वह अपने समाज के साथ एडजस्टमेंट फिट नहीं बैठा पाएगा। ठीक है साथियों। तो सामाजिकरण की प्रक्रिया जो है ना, बच्चे के पालन पोषण पर निर्भर करती है। जिस तरीके का बच्चे का पालन पोषण होगा उसी तरीके से बच्चे का सामाजिकरण हो जाएगा। ठीक है साथियों। अब हम समझते हैं सहयोग। जैसे कि साथियों हम बच्चे के साथ शुरुआत में जैसा बिहेवियर करते हैं, जैसा व्यवहार करते हैं, उसी तरीके का साथियों बच्चा बिहेवियर सीख जाता है, बिहेवियर पैटर्न को धारण कर लेता है। अगर हम बच्चे के साथ एक अच्छा बिहेवियर करेंगे, बच्चे को हर बात पे डांटेंगे नहीं, बच्चे के क्वेश्चन का आंसर हम एक साइकोलॉजिकल तरीके से करेंगे, मनोवैज्ञानिक तरीके से करेंगे, तो बच्चे का जो है ना बिहेवियर पैटर्न बहुत अच्छा होगा। ठीक है साथियों। और यही बिहेवियर पैटर्न साथियों लाइफ टाइम चलेगा और बच्चा वैसा ही बिहेवियर पैटर्न अन्य लोगों के साथ भी करेगा। जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तब साथियों वही बिहेवियर पैटर्न अन्य लोगों के साथ भी करेगा। तो साथियों उसको हम कहेंगे कॉपरेशन। और हम देखते हैं अनुकरण। इसमें क्या आता है कि जब बच्चे का परिवार में सोशलाइजेशन हो रहा होता है तो बच्चे की परिजन जिस प्रकार से बच्चे के साथ व्यवहार करते हैं, जैसे कि बच्चे का परिवार में कोई साथियों हम देखते हैं अनुकरण, इमिटेशन। बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका भाषाई विकास धीमे धीमे आरंभ होने लगता है।
हम परिवार में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, बच्चे उसी भाषा को धीमे-धीमे इमिटेशन के माध्यम से सीख जाते हैं। बच्चे के अंदर जन्मजात की लैंग्वेज पाई नहीं जाती है। बच्चे उस भाषा को, उस कल्चर को एक्वायर्ड करते हैं, ग्रहण करते हैं। जबकि हमारे एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं नॉम चॉम्स्की महोदय, उन्होंने कहा है कि बच्चे का जो भाषा विकास होता है, वह एक एलईडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो कि बच्चे के अंदर पाई जाती है, उसके माध्यम से होता है। भाषा अधिग्रहण यंत्र जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो साथियों, बच्चा जो कुछ भी है, भाषा है, तौर तरीके हैं समाज के, बच्चे का वो सब चीजों को ग्रहण करता है। यहां तक कि परिवार के बिहेवियर को भी ग्रहण करता है। ठीक है साथियों, अब हम समझते हैं पुरस्कार एवं दंड। साथियों, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, तो वह समाज के तौर तरीकों के अनुसार अगर कार्य करता है, तो समाज उसको एक रिवार्ड प्रदान करता है, शाबाशी देता है। अगर कोई समाज के अनुसार कोई अच्छा बड़ा कार्य किया, तो उसको पुरस्कृत भी किया जाता है। लेकिन इसकी विपरीत, अगर बच्चा समाज के नियम, कायदे, कानून, रीति रिवाज के अनुसार कार्य नहीं करता है, तो उसके लिए समाज द्वारा उसको पनिशमेंट भी दिया जाता है, दंड भी दिया जाता है। ठीक है साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन समझ गए होंगे। चलिए साथियों, आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब समझते हैं सामाजिकरण इकाइयों के प्रकार। बच्चे के सामाजिकरण में मुख्यतः दो तरह की एजेंसियां काम करती हैं। पहली एजेंसी का नाम है सक्रिय एजेंसी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एक्टिव एजेंसी, और दूसरी एजेंसी का नाम है निष्क्रिय एजेंसी, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे पैसिव एजेंसी। साथियों, जो हमारी सक्रिय एजेंसी है, इसको हम दूसरे अन्य नाम से पुकारते हैं, जिसका नाम है प्राइमरी, जिसको हम हिंदी में कहेंगे प्राथमिक। साथियों, इसके अंदर हम की भावना होती है। इस एजेंसी के अंतर्गत बच्चे के अंदर हम की भावना होती है, और इस एजेंसी के अंतर्गत फैमिली आती है, हमारे रिलेटिव आते हैं, और हमारे पीयर ग्रुप आते हैं, और हमारे आस पड़ोस के साथी। साथियों, अब देखते हैं निष्क्रिय एजेंसी को। इसको दूसरे अन्य नाम से हम सेकेंडरी नाम से पुकारते हैं। साथियों, जो निष्क्रिय एजेंसी होती है, वो तब काम आती है जब एक बालक बड़ा हो जाता है। हम कह सकते हैं बालक किशोर अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है साथियों, इस समय क्या होता है कि बच्चे में जो उसकी जरूरत के अनुसार सोशलाइजेशन, बच्चे को जैसे कि आवश्यकता है उसके अनुसार लोगों से इंटरेक्ट होता है। तो साथियों, इसको हम कहेंगे नीड बेस्ड सोशलाइजेशन। साथियों, यहां पर क्या है, जैसे कि हम पुस्तकालय को लेते हैं। साथियों, जैसे कि बच्चे को जरूरत पड़ी कि मुझे पुस्तक पढ़नी है पुस्तकालय में जाकर, ठीक है ना, तो बच्चा पुस्तकालय जाएगा। वहां पर जो पुस्तकालय प्रमुख होगा, उसके साथ अपनी वार्तालाप करेगा कि मुझे ये पुस्तक चाहिए, ये पुस्तक मुझे निकाल कर दीजिए। ठीक है ना, और जब बच्चा उस पुस्तक को पढ़ लेगा, उसमें जो भी उसको नोट्स डाउन करने हैं, उसको
नोट्स ले लेगा उससे। इसके बाद बच्चा जब घर आएगा तो उस व्यक्ति से जो उसका इंटरेक्शन हुआ है पुस्तकालय प्रमुख से, वो केवल एक जरूरत के बेस पर हुआ है, नीड बेस पर हुआ है। तो साथियों इसको हम कहेंगे पैसिव एजेंसी, जिसमें हमारी आवश्यकता के अनुसार लोगों से इंटरेक्शन होना निष्क्रिय एजेंसी के अंतर्गत आता है। साथियों इसमें पुस्तकालय तो एक उदाहरण है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, और हम कह सकते हैं पुलिस स्टेशन। साथियों पुलिस स्टेशन हम क्यों जाते हैं? साथियों हम इसलिए जाते हैं, हमें कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो हम पुलिस थाने में जाएंगे और अपनी बात को रखेंगे, शिकायत दर्ज करवाएंगे। वहां जो भी अधिकारी होंगे उनके साथ हमारा इंटरेक्शन होगा, सोशलाइजेशन की प्रक्रिया वहां पर संपूर्ण होगी। फिर इसके बाद हमारे जब काम खत्म हो जाएगा तो वहां से निकलकर हम घर आ जाएंगे। तो साथियों हमारा जरूरत थी, हमें शिकायत दर्ज करवाना था, तो हम उन लोगों से इंटरेक्ट हुए, लेकिन जब हमारा काम पूरा हो गया इसके बाद हम घर आ गए, उन लोगों से कोई मतलब नहीं रहा। साथियों ये भी इसका उदाहरण है। आगे देखते हैं। साथियों अब हम देखते हैं सामाजिकरण की इकाइयां। सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका प्रथम समाज उसका परिवार होता है। बच्चा परिवार के तौर तरीके सीखता है, बच्चा परिवार में जो उसके प्रति व्यवहार हो रहा है उस तौर तरीके को सीखता है, कल्चर सीखता है, जैसा कल्चर है, जैसे रीति रिवाज है, उन रीति रिवाज को सीखता है। साथियों जो हमारा परिवार होता है वहां से हमको बिहेवियर पैटर्न मिलता है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे व्यवहार का तरीका। साथियों जो बच्चे के साथ जिस तरीके का यहाँ पर व्यवहार हो रहा होता है, साथियों उसी व्यवहार को बच्चा इस समय इमिटेशन कर लेता है, और यह व्यवहार का तरीका जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है साथियों, अब हम देखते हैं विद्यालय। जब बच्चा बड़ा हुआ, 5 वर्ष की अवस्था उसने पार की और बच्चा विद्यालय आ गया, तो साथियों यहाँ पर उसका रीसोशलाइजेशन होता है। पुनः सामाजिकरण। साथियों अब हम समझेंगे कि यहाँ पर पुनः सामाजिकरण कैसे हो गया। साथियों इस प्रकार होता है, जैसे कि बच्चा जब परिवार में रहता है तो परिवार के तौर तरीके जो होते हैं, जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं कि बच्चा परिवार में रहते हुए अपने से बड़ों को नमस्ते करता है, नमस्ते। लेकिन इसी के विपरीत जब बच्चा विद्यालय पहुंचता है तो विद्यालय के तौर तरीके में सिखाया जाता है कि सबको सुबह गुड मॉर्निंग करनी है, गुड मॉर्निंग, और जब सोते समय उस सभी को गुड नाइट करनी है तो बच्चा गुड नाइट कहेगा। नमस्ते की जगह गुड मॉर्निंग, नमस्ते की जगह गुड नाइट। ठीक है साथियों, बच्चा हाय, हेलो, ये सब चीजें मॉडर्न पैटर्न की विद्यालय के अनुसार सीखता है। तो हम कहेंगे कि विद्यालय की जो नए तौर तरीके हैं उसके अनुसार बच्चे का सोशलाइजेशन होता है। साथियों मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो साथियों यहां लिख सकते हैं हम नए तौर तरीके। साथियों अब हम देखते हैं अध्यापक। अध्यापक जो है ना, बच्चे की
जो सामाजिकरण प्रक्रिया है उसमें अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। क्योंकि जैसे कि बच्चा किसी गंदे माहौल से आया है या फिर उसका सामाजिकरण अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, ठीक है, तो अध्यापक उस सामाजिकरण की प्रक्रिया को धीमे धीमे सुधारेगा, बच्चे की जो गंदी आदतें हैं उनको दूर करेगा, मैनर्स सिखाएगा, उनको बड़ों से बात करने का तहजीब सिखाएगा, छोटों से बात करने का तहजीब सिखाएगा। ठीक है साथियों, अगर बच्चे को ये सब नहीं आता है तो अध्यापक अपने तरीकों से सिखाता है। ठीक है, अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। साथियों, अब हम देखते हैं कि बच्चे खेल खेल के माध्यम से सोशलाइजेशन में शामिल हो जाते हैं, सामाजिकरण की प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। साथियों, जब बच्चे खेलते हैं तो उनका मानसिक विकास, शारीरिक विकास एवं संवेगात्मक विकास, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। साथियों, ये विकास तो हो ही जाता है, इसके साथ साथ उसका सामाजिक विकास भी हो जाता है। साथियों, जब बच्चा खेल खेलते हैं तो उसका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास भी हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चे का सामाजिक विकास भी हो जाता है। वो कैसे हो जाता है कि बच्चे जब खेल खेलेंगे तो बच्चे टीम का निर्माण करेंगे, ठीक है ना, तो उसमें सहयोग की भावना का विकास हो जाता है। जब बच्चे टीम में रहेंगे तो एक दूसरे का सहयोग करेंगे। ठीक है साथियों, तो इसको हम कहेंगे खेल खेल के माध्यम से बच्चे का सामाजिक विकास हो जाता है। साथियों, अब हम समझते हैं फॉर्मल इंफॉर्मेशन एंड इनफॉर्मल, सॉरी, अब हम समझते हैं साथियों, एग्जाम्स में एक टर्म आती है इनफॉर्मल एजुकेशन, सॉरी, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन एंड फॉर्मल सोशलाइजेशन। साथियों, सबसे पहले समझते हैं इनफॉर्मल, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनौपचारिक। साथियों, इसके अंतर्गत हमारी फैमिली आएगी, हमारे फ्रेंड्स आएंगे, पीयर ग्रुप आएगा, साथियों, और यह समाजीकरण की प्रक्रिया है ना, जो वह लाइफ टाइम चलती रहती है। यह समाजीकरण की प्रक्रिया लाइफ टाइम चलने वाली प्रक्रिया है। साथियों, हम देखते हैं फॉर्मल सोशलाइजेशन। इसके अंतर्गत साथियों, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वह धीमे धीमे स्कूल जाने लगता है। तो साथियों, वह स्कूल का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद बच्चा का जब स्कूल खत्म होता है तो फिर वह उसका कॉलेज आरंभ हो जाता है। तो साथियों, वह कॉलेज का हिस्सा बन जाता है।
फिर इसके बाद वह किसी संस्था का हिस्सा बनता है। जब बच्चे कहीं जॉब वगैरह लग जाती है तो वह किसी संस्था का हिस्सा बन जाते हैं। तो साथियों, हम कहेंगे कि जो स्कूल है, कॉलेजेस हैं और संस्था है, यहाँ के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। साथियों, इन कानून को हम बदल नहीं सकते हैं। जबकि इनफॉर्मल सोशलाइजेशन में जो भी नियम कायदे कानून हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं, इनको आसानी से बदला जा सकता है। साथियों, एग्जाम्स में ये टर्म बहुत बार पूछी जाती है, इनफॉर्मल सोशलाइजेशन और फॉर्मल सोशलाइजेशन। तो हम याद रखेंगे, इनफॉर्मल के अंतर्गत हमारी फैमिली आती है, हमारे फ्रेंड्स आते हैं, पीयर्स ग्रुप आते हैं और रिश्तेदार वगैरह ये सब आते हैं। जबकि फॉर्मल के अंतर्गत हमारा स्कूल आएगा, कॉलेज आएगा और किसी संस्था आएगी। ठीक है साथियों। साथियों, इसके बाद हम समझते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन। इसकी फर्स्ट स्टेज है, इसको हम कहते हैं अर्ली सोशलाइजेशन। इसको हम हिंदी में कहेंगे पूर्व सामाजिकरण। साथियों, जो इसका टाइम पीरियड होता है वह बर्थ से लेकर 18 वर्ष तक होता है। इसके अंतर्गत हमारे पीयर्स ग्रुप, स्कूल, हमारी फैमिली, हमारे कॉलेजेस, साथियों ये सभी आएंगे। अब हम समझते हैं सेकेंड स्टेज, जो होती है एडल्ट सोशलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं प्रौढ़ सामाजिकरण। साथियों, यह सामाजिकरण की प्रक्रिया आफ्टर मैरिज स्टार्ट हो जाती है। साथियों, जब शादी होती है तो इसके बाद हमारे अंदर पितृत्व की भावना आ जाती है। हमारे बच्चे होते हैं तो उनके लिए हमारे अंदर पितृत्व की भावना, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे पेरेंटहुड। साथियों, मैं आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और साथियों, जहां भी जिस भी टॉपिक में आपको समझ ना आया करे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको जरूर पिन कीजिएगा। मैं उसका आंसर देने के लिए जरूर प्रयास करूंगा। साथियों, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।